बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1, जहां पे हमने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि डी ब्लॉक क्या होता है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के गुण क्या होते हैं। तो हमने 2-4 जो गुण हैं उसके वो कंसीडर किए थे। अब जो बचे हुए गुण हैं वो क्या क्या है देखें। जैसे गुण नंबर 5 हमारे पास है आकार। आकार की अगर हम बात करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना कि डी ब्लॉक में जो भी चीजें हैं वो रेगुलर ट्रेंड में नहीं है, मतलब उसमें अपवाद हैं, कोई चीज बढ़ रही है कोई चीज घट रही है, तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आकार बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। देखिए हमने पढ़ा था स्टार टीवी केबल में फी को नी कु जन परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक। तो अब तुम्हें याद ये करना है कि जिस तरीके से तुमने पढ़ा था एस ब्लॉक में हो या पी में हो, यानी आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो आकार है वो घटता है, ये आपने पढ़ा है। और मैंने बोला है कि डी ब्लॉक में कोई भी चीज रेगुलर ट्रेंड में नहीं है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि एससी से लेकर हम बात करते हैं सीआर तक की, तो इस केस में जो आकार है वो घटता है, आकार घटता है। सीआर से लेकर हम निकिल तक की बात करते हैं तो आकार समान रहता है। समान का मतलब है यहाँ पे आकार कैसा रहता है, स्थिर रहता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आता। बात करते हैं जिंक की, तो यहां से लेकर जिंक तक में जो आकार है वो बढ़ता है, आकार बढ़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हालांकि मैंने पहले भी बोला है अगर आकार घट रहा है तो घटने का मतलब है आकर्षण बल अधिक होगा, तभी जाके आकार घटेगा। और हम बात करते हैं किसकी आकार बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, इस वजह से आकार बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ आकार अगर घट रहा है तो यहाँ पे आकर्षण कैसा होगा, आकर्षण अधिक होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं आकार कैसा है, समान या स्थिर, और यहाँ पे आकार कैसा है, बढ़ता है। अगर यहाँ पे आकार बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, यानी प्रतिकर्षण अधिक होगा। और अगर मैं यहां बात करता हूं तो आकार कैसा है, स्थिर है, इसका मतलब है जितना यहाँ पे आकर्षण बल होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं 12 की, तो 12 के लिए इतना ही आपको याद करना है, इस चीज का ध्यान रखना। बात करते हैं गुण नंबर 6 यानी आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या भी इसी को फॉलो करती है, आकार को, यानी आकार और आयनिक त्रिज्या दोनों के दोनों सेम पैटर्न में काम करते हैं। आयनिक त्रिज्या यहां से यहां घटेगी, यहां पे स्थिर रहेगी और यहां पे बढ़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें हम बात करते हैं गुण नंबर 7 की, तो ये हमारे पास है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी को हम शो करते हैं किससे, डेल्टा आई एच से शो करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लास 12 की बोर्ड लेवल की, तो इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, तो हम यहां से शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे। देखें आयनन एंथैल्पी हम बात करते हैं तो आयनन एंथैल्पी आकार के अपोजिट होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जिसका आकार छोटा होगा उसका डेल्टा एच बड़ा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा उसका डेल्टा एच छोटा होगा। तो यहां ध्यान से देखें आकार क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब यहां पे डेल्टा आई एच क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहां आकार घट रहा है तो डेल्टा एच बढ़ेगा, यानी इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। अब बात करते हैं यहां पे आकार कैसा है, स्थिर, तो इसका मतलब यहां पे डेल्टा एच कैसा होगा, स्थिर होगा। अब बात करते हैं आकार बढ़ रहा है तो आकार बढ़ेगा तो डेल्टा एच घटेगा, तो यहां से लेकर यहां तक डेल्टा एच घटता है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब अगर मैंने आकार को एक बार याद कर लिया तो आयनिक वाला पार्ट और आयनन एंथैल्पी वाला पार्ट भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 की, तो 8 में आपके पास आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बस इसको आपको ध्यान से समझना है, यही मेन पार्ट है जो जनरली हमें समझ में नहीं आता है, और इसी को मुझे समझाना है डिटेल में कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। देखें प्रॉपर डिटेल में शुरू करता हूं। हालांकि मैं बात करता हूं 12 की, तो 12 में इतना नहीं आता, बट फिर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। 1 नंबर का मल्टीपल या 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखें मानक इलेक्ट्रोड विभव,
सबसे पहली बात आती है मानक का मतलब होता है नॉट। इलेक्ट्रोड विभव को हम शो करते हैं ई से। तो ये 11वीं में भी था और 12वीं में भी आपने पढ़ाई है विद्युत रसायन चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 2 में। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है और यहां इसकी क्या नीड है वो भी सुने। कोई भी मेरे पास धातु है, धातु का मतलब हम बात कर रहे हैं जनरली 3D वालों की, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनकी बात कर रहे हैं। ये धातु है, इस धातु को मैं M से शो कर रहा हूं। तो ये धातु हुई M, इस पर चार्ज मान लो प्लस का 1 है या प्लस का 2 है या प्लस का 3 है, और ये मान लो तीनों धातु एक ही है, मतलब तीनों धातु सेम है, तीनों धातु का चार्ज +1 +2 +3। इसका मतलब एक धातु अलग अलग चार्ज में आ रही है। तो सेम धातु अगर अलग अलग चार्ज में आ रही है तो मैंने क्या करा, इसको डाल दिया पानी में, यानी जल में। अब जल में डालने के बाद तीनों में से कौन सा, यानी +1 या +2 या +3, तीनों में से कौन सा जल में स्थायी है, ये चेक करने के लिए हम क्या टॉपिक पढ़ते हैं, E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते हैं। एग्जांपल में जैसे मैं बोलूं Fe है तो Fe दो रूपों में मिलता है, +2 और +3। मैं तुम्हें बोलूं कि Fe2+ जल में ज्यादा स्थायी है या Fe3+ जल में ज्यादा स्थायी है, तो इन दोनों के स्थायित्व को चेक करने के लिए मैं क्या टॉपिक पढ़ूंगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ूंगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले धातु है, इस धातु पे चार्ज आया +1 +2 +3, तो कैसे आया होगा, तो मैं यहां पर चरण की बात करता हूं। अब चरण का मतलब क्या है, इस धातु को यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप लगे होंगे। देखें, चरण नंबर 1 है, ये मेरे पास धातु हो गया। सबको पता है धातु किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस, ठोस यानी सॉलिड। अब ये जो धातु है, मैंने क्या करा, इस धातु को सीधा चेंज कर दिया किसमें, गैस में। तो जब ठोस को हम सीधा गैस में चेंज करते हैं तो तुमने टॉपिक पढ़ा होगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन पढ़ा होगा। तो ठोस को गैस में चेंज करने के लिए हमने ऊर्जा दी होगी, तो उस ऊर्जा को हमने क्या नाम दिया, एंथैल्पी। तो टॉपिक हो गया ऊर्ध्वपातन, एंथैल्पी। मैं इसको लिख रहा हूं ΔH1। आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। ध्यान रखना, डायरेक्ट धातु +1 +2 +3 में नहीं आता है। सबसे पहले धातु जो ठोस अवस्था में है उसको हमें गैस अवस्था में लेके आना पड़ता है। तो ये हो गया चरण नंबर 1। अब चरण नंबर 2, ये जो हमारे पास धातु गैस के रूप में बनी है, हमने क्या करा, इस धातु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो इस पे कमी कितने की आ जाएगी, 1 की आ जाएगी, और ये गैस हो गया। तो ये टॉपिक तुमने पढ़ा था, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी, यानी ΔIH बोलते हैं। तो मैं इसको ΔH2 लिख रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। इसको हम क्या लिखते हैं, ΔIH लिखते हैं। अच्छा, बात यह आती है, ये टॉपिक 11वीं में आपने पढ़ा होगा। ये टॉपिक कहता है विलगित गैसीय परमाणु, यानी गैसीय परमाणु लेना है। विलगित का मतलब होता है अकेला। तो अकेला गैसीय परमाणु, तो जो ठोस है वो किस रूप में, मतलब जो धातु है वो किस रूप में, ठोस रूप में। मुझे इस धातु को इसलिए गैस में चेंज करना पड़ा, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। ये टॉपिक कहता है विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब वो धातु किस रूप में होगा, गैस के रूप में। पर ये धातु किस रूप में, ठोस के रूप में, इसलिए मैंने इसको पहले गैस में चेंज करा, ठीक है। अब आता है चरण नंबर 3 पे। ये रहा धातु प्लस का चार्ज और ये गैस। मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन एक ही निकाला है, हम 2 भी बाहर कर सकते हैं, 3 भी बाहर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको जल में यानी पानी में डाल दिया। तो पानी में डालने के बाद ये क्या बनेगा, M+। पानी को हम क्या लिखते हैं, एक्वस, यानी AQ, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे हमने लिखा है M+ प्लस पानी, यानी M+ में हमने नीचे लिख दिया एक्वस। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे धातु एक्वस, यानी ये जो प्लस का चार्ज है वो किस में आ गया है, जल में आ गया है। अब हम बात करते हैं जल की, तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, जलयोजन एंथैल्पी।
जलयोजन एंथैल्पी। तो आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या किया। कुल मिलाकर चरण कितने लग गए, 1 2 3। इस धातु को इस प्लस में आने और जल में जाने पर ये 3 स्टेप होते हैं। तो इन तीनों स्टेप को यानी जलयोजन एंथैल्पी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा H3। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये M हो गया, किस रूप में, ठोस। ठीक है, उसके बाद पहला चरण और ये लास्ट तीसरा चरण किसमें चेंज हुआ, ये M प्लस एक्वस में चेंज हुआ। अब ये ठोस से प्लस कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये तीनों स्टेप को मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, यहां से यहां। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखें, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी का मतलब है हमने ठोस को ऊर्जा दी, किसमें चेंज हुआ, गैस में। आयनन एंथैल्पी का मतलब है इस ठोस को हमने, मतलब इस गैस को हमने ऊर्जा दी, एक इलेक्ट्रॉन निकला और आयन बन गया, तो आयनन एंथैल्पी हो गया। अब बात करते हैं पानी की, तो इसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद टॉपिक का नाम क्या आ गया, जलयोजन एंथैल्पी। इसका मतलब है इस पूरे प्रोसेस में ये आ गया डेल्टा H यानी कुल एंथैल्पी। तो कुल एंथैल्पी क्या होगी, तीनों का सम यानी तीनों का जोड़ होगा। तो तीनों को जोड़ दिया मैंने, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये तीनों का सम हो गया। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां से ही तुम्हें मेन बातें समझनी हो क्या है। देखिए मैं कुछ पार्ट रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है, देखिए अब आते हैं यहां, तो डेल्टा H तुमने 11th में पढ़ा होगा कि डेल्टा H अगर नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप चलती है। अपने आप चलने का मतलब स्वतः प्रावर्तिता, जो अपने आप चलती है। इसका मतलब है डेल्टा H का मान माइनस में होगा तो वो रिएक्शन अपने आप चलेगी। अब एक सोचने वाली बात है, रिएक्शन अगर अपने आप चलेगी तो ये जो आयन बना है इसका मतलब वो जल के अंदर कैसा होगा, स्थायी होगा। यानी डेल्टा H अगर माइनस में आता है यहां से कुल, तो उसका मतलब है आयन कैसा होगा, स्थायी होगा। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसका क्या रोल होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। देखें आपने पढ़ा है 12वीं में डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF(E0) सेल। ये संबंध तुमने चैप्टर नंबर 2 यानी वैद्युत रसायन में पढ़ा होगा। अब एक सोचने वाली बात है, 11वीं में तुमने पढ़ा था डेल्टा G अगर माइनस में है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप चलेगी। ये 11वीं में पढ़ा था। अच्छा इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू NF(E0) सेल। अब एक सोचने वाली बात है, अगर ये E0 सेल प्लस होगा तभी तो डेल्टा G कैसा होगा, माइनस में होगा। तभी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी यानी स्वतः होगी। इसका मतलब है ई सेल का पॉजिटिव होना यहाँ पे जरूरी है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन के लिए हमारे पास E0 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। यानी ये आयन जो बन रहा है इसके लिए E0 का मान कितना होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, और डेल्टा H का मान किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अच्छा देखें इस रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसको दो फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। देखें ये मान लेते हैं M यानी धातु, N+ का मतलब N की कमी है, तो N इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो कमी इसकी पूरी होगी, क्या बन जाएगा M। ये किस रूप में है, ये किस रूप में है, गैस, मतलब फिलहाल एक्वस में है, तो मैंने यहां लिख दिया एक्वस और ये ठोस हो गया। अब एक बात सोचने वाली है, यहां से यहां अगर मैं जाता हूं तो ये अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन यानी इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, अपचयन। या तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है, अपचयन। इस रिएक्शन को पलट दूं तो क्या बन जाएगा, M ठोस, Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहां तक बात आपको समझ में आ रही है हमने किया क्या क्या है। ठीक है, अच्छा देखें दोनों केस की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों केस में क्या होना है उस चीज को समझना।
मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो अपचयन के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? अपचयन के रूप में। अब अपचयन के रूप में अगर लिखा जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पे ई नॉट का मान मैंने क्या लिखा है? प्लस। ई नॉट का मान कैसा लिखा है? प्लस लिखा है। ठीक है, अब मैं रिएक्शन को अपोजिट कर दूंगा, उल्टा, तो यहाँ पे ई नॉट का मान कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसी का ध्यान रखना। अगर मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इस केस में क्या है? ई नॉट का मान प्लस में आ रहा है। ई नॉट का मान अगर प्लस में है तो इसका मतलब रिएक्शन हो गई अपचयन वाली, और अगर ई नॉट का मान माइनस में आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन हो गई ऑक्सीकरण वाली। अब आपको क्या करना है वो समझें। इस पूरे को मैं हटा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब देखें, इस पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है अगर कोई भी प्रोसेस होना है तो हमने क्या लिखा? ये धातु पे पहले प्लस का चार्ज बनाएंगे, इसको जल में डालेंगे तो ये धातु किस रूप में आ जाएगा? एक्वस रूप में आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव हम किसे बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव ये बताता है कि कोई भी धातु आयन जिस भी ऑक्सीकरण अवस्था में है क्या वो जल के अंदर स्थायी है या नहीं है? जल के अंदर स्थायी है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। मतलब इस टॉपिक का मेन पार्ट ये है। अब अगर मेन पार्ट ये है तो हमने धातु से बना दिया क्या? पानी में। धातु आयन किस में? पानी में। ये स्थायी कब होगा? जब ये जल्दी टूटेगा तब ये स्थायी होगा। जल्दी कब टूटेगा? जब ये जल्दी प्रोसेस होगा, ऐसे जल्दी प्रोसेस होगा। जल्दी प्रोसेस कब होगा? जितनी जल्दी ये प्रोसेस होगा उतनी जल्दी बनेगा, जितनी जल्दी बनेगा उतना जल्दी स्थायी हो जाएगा। इसका मतलब है ई नॉट का मान कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो ई नॉट का मान नेगेटिव होना चाहिए। ई नॉट का मान जितना नेगेटिव होगा आयन उतना अधिक स्थायी होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये टॉपिक तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना। ई नॉट का मान जितना माइनस में होगा वो आयन उतना अधिक स्थायी होगा पानी के अंदर। अब स्थायी का मतलब चाहे वो +1 में हो, चाहे +2 में हो, चाहे वो +3 में हो, जो भी ऑक्सीकरण अवस्था में वो आयन उपस्थित होगा उसके ई नॉट की वैल्यू ही हमें चेक करनी है। जिस आयन की ई नॉट की वैल्यू माइनस में सबसे ज्यादा होगी वो उतना अधिक स्थायी होगा। बाकी ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ट्रिक क्या है? वो आयन जिसके जलीय विलयन में जाने पर उसके ई नॉट का मान माइनस में अगर आता है तो वो आयन उतना अधिक स्थायी माना जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें, यूके स्टार टीवी केवल में फी को नी को जल। इसमें ध्यान रखना है सभी के ई नॉट जो मान है माइनस 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 सबके माइनस होते हैं। कॉपर का प्लस में होता है, जिंक का माइनस में होता है। यहाँ पे आपको डाटा याद करने की नीड नहीं है। डाटा का मैं थोड़ी बहुत की बात करूँ तो कॉपर का मान होता है +0.34, इसका मान होता है -1.76 वोल्ट। ठीक है, तो हमें मान है नहीं, इसके जो मान है वो हमें याद नहीं करने। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ ई नॉट का मान सभी का माइनस होता है कॉपर को छोड़ के, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब अगर ई नॉट का मान सभी का माइनस में है तो तुमने 11वीं में भी पढ़ा होगा और सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा 12th में। ई नॉट का मान जिनका नेगेटिव होता है वो अपचायक का काम करते हैं, यानी अपचायक गुण दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जिसके ई नॉट का मान माइनस में होता है वो बढ़िया अपचायक गुण दर्शाते हैं। इसका मतलब है जिसका ई नॉट का मान माइनस में सबसे ज्यादा होगा उसका अपचायक गुण सबसे ज्यादा होगा, और जिसका ई नॉट का मान माइनस में कम होगा उसका अपचायक गुण कम होगा। तो आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। देखिए, जैसे प्रश्न ये है कि ई नॉट का मान Mn3 प्लस Mn2 प्लस के लिए अधिक धनात्मक है, जबकि Fe3 प्लस Fe2 प्लस के लिए कम धनात्मक है। ऐसा क्यों है ये आपको बताना है।
तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी ई नॉट का मान mn का तो ज्यादा आ रहा है और एफ का कम आ रहा है, ये हमें बताना है। यानी ई नॉट का मान mn3+ के लिए ज्यादा है और एफ वाले के लिए कम है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को अभी यही रहने देता हूं। फिलहाल मैं इसका ऊपर वाला पोर्शन हटा देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, mn3+ mn2+ में चेंज हो रहा है, तो mn3+ mn2+ में चेंज हो रहा है। कब चेंज होगा? यहां +3 का मतलब है 3 की कमी है, +2 का मतलब 2 की कमी है। अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये 3 से किस में आ जाएगा? 2 में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो ये क्या हुआ है? अब चेंज हुआ है, सिंपल सी बात है। ऐसे में बात करता हूं Fe की, तो Fe3+ किस में चेंज हो रहा है? Fe3+ चेंज हो रहा है Fe2+ में। कब चेंज होगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब चेंज होगा। अच्छा, अब सबने पढ़ा है mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d5 4s2 और Fe का कितना होता है? 3d6 4s2। तो पहले हम यहां बात करते हैं। mn+3 में, +3 का मतलब 2 यहां से गए, 1 यहां से गया, कितना रह गया? 3d4 रह गया। ठीक है, यहां है mn2+, 2+ का मतलब 2 गए, कितना रह गया? 3d5 रह गया। यहां तो बात ठीक है। बात करते हैं Fe की। Fe का +3 है, 2 यहां से गए, 1 यहां से गया, कितना हो गया? 3d5। Fe2+ है, 2 यहां से गए, कितना रह गया? 3d6 रह गया। चलो अब यहां से हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए डी की हम बात करते हैं, डी में कितने बॉक्स होते हैं? 5 होते हैं। कितने भरने? 4 भरने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो किस में चेंज हो गया? 3d5 में। 3d5 का मतलब हो गया अर्धपूर्ण। और सबने पढ़ा है कि अर्धपूर्ण कक्षक कैसे होते हैं? अर्धपूर्ण कक्षक स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का फायदा है, इलेक्ट्रॉन लेने का फायदा है, यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा। बात करते हैं 3d5 का मतलब है कैसा है? अर्धपूर्ण। और अर्धपूर्ण तो कैसा है? स्थायी। जबकि ये अर्धपूर्ण से एक फालतू आ गया, 5 और 1 6। तो सबने पढ़ा होगा कि अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षक कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। इसका मतलब है यहां इलेक्ट्रॉन लेने का फायदा है, तो इसका मतलब है अर्धपूर्ण में जा रहा है, अर्धपूर्ण में जा रहा है यानी स्थायी हो रहा है। जबकि यहाँ ये पहले से ही स्थायी है यानी अर्धपूर्ण है, तो इलेक्ट्रॉन ये लेना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लेना नहीं चाहता, जबकि ये चाहता है। तो सबने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यानी उनका क्या होता है? अपचयन होता है। तो सबने पढ़ा होगा कि जो ई नॉट अगर माइनस में तो कौन से होते हैं? अपचायक गुण दर्शाते हैं। इसका मतलब ई नॉट अगर प्लस में है तो कौन होंगे? ऑक्सीकारक होंगे, सिंपल सी बात है। अगर ई नॉट माइनस वाले कौन होते हैं? अपचायक, तो प्लस वाले कौन होते हैं? ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? सबसे जल्दी ले रहा है Mn। इसका मतलब Mn अगर इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी ले रहा है यानी Mn का जो ऑक्सीकारक गुण है वो ज्यादा होगा और Mn के ई नॉट का मान ज्यादा प्लस होगा, इसलिए Mn का जो मान है ई नॉट का वो ज्यादा धनात्मक है। तो आई होप यहां तक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गुण के ऊपर। चलो नेक्स्ट गुण देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास गुण है चुंबकीय गुण। नेक्स्ट गुण है चुंबकीय गुण। तो इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, कुछ कुछ पॉइंट हैं 12 के लिए, और ये भी बता देता हूं 12 के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखना। चुंबकीय गुण में एक हमारे पास आता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और एक आता है प्रतिचुंबकीय, एक आता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है जब एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, तो उसे हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। एक बात का ध्यान रखना, अगर ये 2 वाले हमारे पास बहुत सारे बॉक्स हैं और उन बॉक्सों में से एक बॉक्स ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक है एक बॉक्स के अंदर, तो वो भी अनुचुंबकीय ही माना जाएगा, ध्यान रखना। यानी एक भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा आ गया तो वो अनुचुंबकीय ही माना जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसे हम क्या बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा।
अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। आपने पढ़ा स्टार, टीवी, केबल, में, फी, को, नी, कु, जन। इससे पहले जो लेक्चर 1 था मैंने उसमें पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो वहां एक बार आप देख लेना। Zn का होता है 3D 10 4s 2। इसके बाद हमने पढ़ा था CD और HG यानी 4D 10 5s 2, 5D 10 6s 2। अब अगर हम बात करता हूं 3D में 10 है, CD में 10 है, 5D यानी HG में भी 10 है। यानी Zn, CD और HG की बात करते हैं तो Zn 3D 10, CD 4D 10 और HG 5D 10। सब में 10 10 10 यानी D में 5 बॉक्स है और सब में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो टोटल ये पूर्ण हो गया। यानी D में कितने बन गए 10। 10 का मतलब कैसा हो गया है, पूरा युग्मित हो चुका है। अगर ये युग्मित है तो उसका मतलब कैसा है, प्रतिचुंबकीय। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये हो गया कि Zn, CD और HG जो होते हैं वो तीनों के तीनों प्रतिचुंबकीय होते हैं और बाकी जितने भी बच जाते हैं वो लगभग सारे के सारे कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं आया तो फिर ऐसे आ सकता है Zn +2, CD +2 और HG +2। ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो +2 का मतलब है 2 की कमी, तो यहां से 2 हटा देंगे, यहां से 2 हटा देंगे और यहां से भी 2 हटा देंगे। तो दिखाई दे रहा होगा कि तीनों में फिर भी 10 10 10 ही है। इसका मतलब फिर भी ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय। इसका ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जितने भी तत्व बच गए हैं हमें कैसे पता कि किसका प्रतिचुंबकीय गुण ज्यादा है और किसका प्रतिचुंबकीय गुण कम है। तो वो कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए हम पढ़ते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हम शो करते हैं म्यू से। ये होता है म्यू √n+1 Bm। Bm इसका मात्रक है यानी बोर मैग्नेटोन, ठीक है। और n इसमें क्या है, n इसमें है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान देना चुंबकीय आघूर्ण हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि कौन कितना अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय से कोई लेना देना नहीं है। देखो यार मैं बात कर रहा हूं n का मतलब क्या है, अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रतिचुंबकीय वाले में एक भी अयुग्मित नहीं है तो n का मान कितना आ जाएगा, 0। यहाँ 0, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0। तो म्यू का मान 0 होता है किस केस में, प्रतिचुंबकीय वाले केस में। इस चीज का ध्यान रखना, यानी म्यू का मान 0 होता है किस केस में, प्रतिचुंबकीय वाले केस में। और हम पढ़ रहे हैं कौन तत्व कितना ज्यादा अनुचुंबकीय होगा वो चेक करने के लिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अच्छा देखें, मान के चलते क्वेश्चन आता है Fe2+ और Fe3+, दोनों में से चुंबकीय आघूर्ण किसका ज्यादा होगा, कि दोनों में से अनुचुंबकीय कौन सबसे ज्यादा होगा। तो Fe की बात करते हैं तो Fe होता है 3D 6 4s 2। तो यहां +2 का मतलब है 2 गए, कितना रह गया 3D 6। यहां +3 है, 2 यहां से गए, 1 यहां से गया, कितना रह गया 3D 5। अब इसमें 6 भरने हैं तो ये D हो गया और ये 5 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कैसा हो गया, युग्मित। और ये चारों कैसे हो गए, अयुग्मित। तो n का मान कितना आ गया 4। यहां D में कितने भरने हैं 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो अयुग्मित कितना आ गया 5, यानी n का मान कितना आ गया 5। अब इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले पे अगर रख दें तो पहला हो गया म्यू = n का मान 4 है तो 4 प्लस ये n+2 है, 4 + 2 Bm। और दूसरा क्या जाएगा म्यू = 5 + 2 Bm। ये कितना आ गया √24 और ये कितना आ गया √35। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि म्यू का मान किसका ज्यादा आया है, इसका ज्यादा आया है। इसका मतलब Fe3+ का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। दूसरी बात, अगर हमें फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है, सिंपल ये बताना है कि अनुचुंबकीय गुण किसका ज्यादा होगा, तो जिसका n का मान ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है अयुग्मित कितना है 5, यहाँ कितना है 4, तो सिंपल सी बात है इसी का गुण ज्यादा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ एक और चीज है
चुंबकीय आघूर्ण अगले चैप्टर में मिक्स हो जाएगा लिगेंड के साथ। तो जब लिगेंड आते हैं तो इनके चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन आता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जब उस चैप्टर में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो अब जो आपके पास नेक्स्ट गुण है वो है रंगीन यौगिकों का बनाना, यानी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो मैं शॉर्ट एंड ट्रिक का यूज कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ट्रिक ये है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना वो रंग देगा। कौन सा रंग देगा हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी है तो वो क्या होगा, वो रंग देगा। और अगर युग्मित है, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगहीन का मतलब हुआ सफेद होगा, इनसे कोई रंग नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। जैसे पहले मैं बात करता हूं Zn, Cd और Hg, इन तीनों के यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। ऐसा क्यों? सफेद या रंगहीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। अब हल क्या है, Zn तुम्हें पता है कि Zn होता है 3d10, Cd होता है 4d10 और Hg होता है 5d10। तो सबको पता लग गया होगा कि डी में 10 10 10 यानी सारे के सारे पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, यानी ये कैसे हैं, युग्मित हैं। युग्मित है तो ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। और पेपर में आता है ऐसा क्यों, तो हम लिख देंगे सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं, इस वजह से कोई भी रंग नहीं देगा। ठीक है, बात करते हैं, सपोज करें आपके पास है टाइटेनियम पे चार्ज जब मान के चले प्लस का 2, तो टाइटेनियम कितना होता है, टाइटेनियम होता है 3d2 4s2 प्लस 2 का मतलब यहां से 2 गए, कितने रह गया 3d2, यानी डी में हमने कितने भर दिए, 2 भर दिए। अब दोनों के दोनों कैसे हैं, अयुग्मित हैं। अयुग्मित है तो ये क्या है, रंग देगा। दूसरी बात, ये जो डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ये क्या करते हैं, ये बाहर से प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ये सब ने पढ़ा होगा 11वीं में, डिटेल में नहीं जा रहा है इतनी, बस इसी का ध्यान रखना कि प्रकाश से इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकाश से ऊर्जा लेकर फिर ये मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाते हैं, उत्तेजित से फिर वापस मूल में आते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए आते हैं, जो हमें रंग के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इसी का ध्यान रखना। अब ये क्योंकि हमें पता है, आगे जब चैप्टर पढ़ोगे तो जो डी वाला पार्ट है ये 2 में ब्रेक होता है, T2G और EG में, इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि नेक्स्ट वाले चैप्टर का पार्ट है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से क्या करेगा, जंप मारेगा। इस जंप को नाम दिया जाता है डी संक्रमण, डी संक्रमण बोला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेकर मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है, इस हम क्या नाम देते हैं, डी संक्रमण। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक के तत्व जो है वो रंगीन क्यों होते हैं, या ये तत्व रंगीन क्यों है, या ये रंगहीन क्यों है, तो सभी के आंसर में तुम ये वाला पार्ट लिखोगे। डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा इनमें डी संक्रमण होता है, जिसकी वजह से डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो मैंने लगभग डी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टी यानी सारे जो गुण हैं वो बता दिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक तो जो गुण बचेगा वो हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी, जो लेक्चर होगा उसमें देख लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।